हेलो बच्चों, मैं आज फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। हमने पहले भी पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया है। उसमें हमने आप लोगों को बताया है कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, सम संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती हैं और हम उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो पूर्णांक को खत्म करके आज हम लोग जो संख्याएं करेंगे वो हैं जैसे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, असहभाज्य संख्या। कुछ इस प्रकार की संख्याओं को हम आज यहाँ पे करेंगे। तो हम अपना टाइम ज्यादा खराब न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या या फिर अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याओं को हम एक और नाम से जानते हैं, इनका नाम है रूढ़ संख्याएं। क्या नाम है? रूढ़ संख्याएं। और इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो इन तीन नामों से हम इनको जानते हैं, अभाज्य संख्याएं, रूढ़ संख्याएं और प्राइम नंबर। अक्सर हम देखते हैं बच्चे भाज्य संख्याओं में और अभाज्य संख्याओं में बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इनकी जो परिभाषा है वो सिमिलर सी है, बस थोड़ा बहुत फर्क है। बच्चों को समझ नहीं आता कि वो परिभाषा में फर्क क्या है क्या नहीं। तो हम आज आपको क्लियर करवाएंगे कि कैसे हम इनको पहचान सकते हैं, कौन सी भाज्य संख्या होती है और कौन सी अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है कि जो संख्या एक से और खुद से विभाजित हो जाए, खुद से विभाजित हो जाए, वह संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। जैसे हम देखते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम गिनती लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और हम ये चलती जाती है गिनती, इनका कोई भी अंत नहीं होता क्योंकि गिनती अनंत तक जाती है। तो बच्चों इन संख्याओं में हम भाज्य संख्या को किस प्रकार पहचानेंगे? कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य है या फिर कौन सी संख्या अभाज्य है? हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या। तो हम किस प्रकार पहचानेंगे अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या को? सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो संख्या एक से और खुद से विभाजित होती हैं, मतलब क्या है कि जो एक से और खुद से भाग होती हैं उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब सिर्फ दो कंडीशन होनी चाहिए, ना तो एक ना तीन, मतलब दो कंडीशन, मतलब दो कंडीशन, वो एक से और खुद से दोनों कंडीशन फुलफिल होने तक चाहिए, तभी एक संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या। जैसे हम सबसे पहले एक उदाहरण उठा लेते हैं दो का। दो का उदाहरण उठा लिया तो हम दो को सबसे पहले चेक करेंगे एक पे, क्योंकि हमारी एक कंडीशन में क्या है? एक है। सबसे पहले एक पे चेक किया तो दो एकम दो या फिर एक दूनी दो, पूरा पूरा कट गया, है ना? इसी प्रकार हम दो को खुद पे चेक करेंगे। दो खुद पे का मतलब क्या है कि दो हमें दो पे ही चेक करना है। तो दो दो पे तो होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी पहाड़ा है वो खुद पे कटता है, इसलिए दो एकम दो। यो जीरो आ गया इसका शेषफल। तो अगर हम इस दो को 3 से 4 से 5 से या किसी भी संख्या से भाग करें तो वो पूरा पूरा नहीं कटेगा। मतलब क्या है कि उसमें शेषफल जीरो नहीं आएगा, वहां पे शेषफल कुछ और आएगा, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कुछ और आएगा। पॉइंट्स में भी आ सकता है, शेषफल पॉइंट्स में भी तो भाग पर आता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो शेषफल है वो जीरो आया हुआ है और जो दो है वो एक पे भी पूरा पूरा कटता है और खुद पे भी पूरा पूरा कटता है। तो इसलिए दो क्या है? एक अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक से ही मतलब डिवाइड क्यों किया, है ना? ये एक से इसीलिए किया क्योंकि ये एक ही कंडीशन है, अभाज्य संख्या की परिभाषा है कि एक से जो भाग होती है और जो खुद से भाग होती है वह संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे जैसे एक तो हम दो का एग्जांपल देख लिया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं तीन का। ले लेते हैं हम तीन का एग्जांपल और ले लेते हैं, और तीन को हम क्या देखेंगे? सबसे पहले एक से भाग करके देखेंगे।
ठीक है, तीन से एक से 3 को भाग करेंगे तो 1 3 0 आ गया। इसके बाद हम 3 को 2 से देखेंगे करके, एक शेषफल आता है। ठीक है, इसके बाद हम 3 को खुद से ही करके देखेंगे, 0 आता है शेषफल, क्योंकि 3 के पहाड़े पे कटेगा ही कटेगा। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमारी कंडीशन में देखो 1 से पूरा भाग हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है 1 से पूरा भाग, क्योंकि शेषफल 0 है। इसी प्रकार अगर हम देखें कि क्या ये खुद से पूरा भाग हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि शेषफल यहाँ पे भी क्या है 0। लेकिन यहाँ पे 2 से पूरा भाग क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, 2 से पूरा भाग ये नहीं होता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो 3 है वो भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। इसमें कंफ्यूज मत होना, जो 1 है इसमें कंफ्यूज मत होना। एक ऐसी संख्या है, किसी भी संख्या को अगर हम 1 से विभाजित करेंगे या फिर भाग करेंगे तो वह संख्या सेम टू सेम आएगी। कुछ भी संख्या हो, छोटी से छोटी संख्या हो, बड़े से बड़ी संख्या हो, संख्या सेम आएगी। इसी प्रकार अगर हम किसी भी संख्या की 1 से गुणा करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वह भी संख्या सेम आएगी। एक है ना तो वो मल्टीप्लाई में या फिर ना ही डिवीजन में, ना भाग में ना ही गुणा में, किसी भी संख्या पे कोई फर्क नहीं डालता। इसीलिए दुनिया का हर एक नंबर, छोटे से छोटा नंबर और बड़े से बड़ा नंबर, 1 से भाग भी होता है और 1 से मल्टीप्लाई भी होता है। ठीक है बच्चों, समझे? जैसे मैं लिख दिया, मान के चलो मैंने लिख दिया 2, अगर मैं इसकी 1 से गुणा करूं तो 2 एकम 2, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा है, संख्या तो सेम है ना। इसलिए 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या 2 ही आनी है। इसलिए एक भाग भी करता है सारी की सारी संख्याओं को और गुणा भी करता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर हम देखें, जैसे हमने देख लिया 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 को देखते हैं, अभी 3 भी हमने देख लिया, 3 एक अभाज्य संख्या है। हम 4 को देखते हैं, क्या देखते हैं, हम 4 को देखते हैं, 4 अभाज्य संख्या है या नहीं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो 4 है वो हमें 1 से चेक करना है और दुनिया की कोई भी संख्या है वो 1 से भाग होगी ही होगी। ठीक है, उसके बाद हमने 4 को कहां करना है, 2 से चेक करना है, 4 को 2 से देखना है कि वो भाग होता है या नहीं, तो 2 दूनी 4, ये भी पूरा भाग होता है। इसी प्रकार हमें 4 को 3 से देखना है, ये पूरा भाग नहीं होता, और 4 को हमने खुद से भी देखना है, मतलब 4 को 4 से भी देखना है, इसमें ये पूरा भाग होता है। तो ये 3 संख्याओं पे पूरा भाग होता है, 1 पे, 2 पे और 4 पे। ये 3 संख्याओं पे पूरा भाग होता है, 1 पे, 2 पे और 4 पे। लेकिन हमारी जो अभाज्य संख्या की परिभाषा वो है कि वो क्या है, वो है कि संख्या 1 से और खुद से, सिर्फ 2 कंडीशंस पे ही डिपेंड करती है, या तो वो 1 से भाग होगी या फिर खुद से। लेकिन जो 4 है वो 1 से भी हो रहा है, खुद से भी हो रहा है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन 1 और खुद के अलावा 2 से भी हो रहा है। इसलिए यह हमारी एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर हैं जो वो 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। लेकिन हमारे फैक्टर होने क्या चाहिए थे, फैक्टर होने चाहिए थे या तो 1 या फिर खुद, या मतलब 4। ठीक है बच्चों, या तो 1 या 4 होने चाहिए थे, तभी ये अभाज्य संख्या होती। लेकिन इस टाइम इसके फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा फैक्टर और आ गया, वो आ गया 2। फैक्टर होने चाहिए थे 1 और 4, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को कि हम कैसे पहचान सकते हैं अभाज्य संख्या है या नहीं है। इसी प्रकार बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर एक अभाज्य संख्या है या नहीं है ना, एक अभाज्य संख्या है या नहीं। तो हम क्या देखते हैं, जो 1 है वो 1 पे पूरा तो होएगा ही होएगा भाग, लेकिन इसके अलावा जो ये 1 है ये सिर्फ एक ही कंडीशन पूरी करता है, या तो इस कंडीशन को ये मान लो कि ये 1 से भाग होता है, या फिर इस कंडीशन को ये मान लो कि ये खुद से भाग होता है। मतलब कंडीशन तो एक ही पूरी कर रहा है ना, लेकिन कंडीशन कितनी होनी चाहिए थी, कंडीशन 2 होनी चाहिए थी, वो 1 से या फिर खुद से, 2 कंडीशंस होनी चाहिए थी। इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक क्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है।
ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार हम कितनी भी बड़ी संख्या को देख सकते हैं कि वह अभाज्य संख्या है या नहीं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 5 है, 5 एक से तो होगा ही होगा, 5 5 से भी होगा, है ना, 5 से भी पूरा पूरा भाग होगा, लेकिन 5 न तो 2 से होगा, न 3 से होगा, न 4 से होगा, ये पूरा पूरा भाग नहीं होगा 2, 3 और 4 से, ये सिर्फ और सिर्फ 1 और 5 से ही पूरा पूरा भाग होता है। इसलिए यह भी क्या संख्या है, यह भी प्राइम नंबर है, यह भी एक अभाज्य संख्या है। अगर हम 6 की बात करें, अगर हम 6 की बात करें तो 6 के केस में हम क्या देखेंगे, देखियो 6 1 से भी होगा, 6 2 से भी होगा, है ना, 6 2 से भी होगा, और जो 6 है वो 3 से भी होगा, जो 6 है वो 4 से होगा नहीं, पूरा पूरा नहीं होगा, तो शेषफल आएगा। जो 6 है ना 5 से होगा, यहाँ पे भी शेषफल 1 आएगा, यहाँ पे भी शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा, और जो 6 है वो 6 से तो होगा ही होगा, 6 से होगा ही होगा। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो 6 है वो 1 से भी भाग हो रहा है पूरा पूरा, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, और 6 से भी हो रहा है। लेकिन अभाज्य संख्या बनने के लिए किन किन संख्याओं से भाग होना चाहिए, या तो वो 1 से होना चाहिए या फिर खुद से, मतलब या तो इसको 1 से भाग होना चाहिए था या फिर खुद से। लेकिन ये 1 और 6 के अलावा 2 से और 3 से भी भाग होता है, 2 और 3 से भी विभाजित होता है, तो इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसके फैक्टर हैं जो 1 2 4 और 6 है, तो इसलिए यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि हम अभाज्य संख्या को किस तरीके से पहचान सकते हैं और किस तरीके से देख सकते हैं। और कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो उन संख्याओं को हम किन तरीके से पहचान सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी संख्या अभाज्य है या नहीं। देख, छोटी संख्या को तो हम पहचान सकते हैं कि वो अभाज्य है या फिर नहीं है, तो बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे कि वो है या नहीं। तो उनका भी एक तरीका है बच्चों, कंपटीशन लेवल पे अगर कोई बच्चा हमारी वीडियोस को देखता है तो उनका एक बहुत ही अच्छा तरीका है पहचानने का। वो तरीका इस प्रकार है, जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और ये चलते जाती हैं, इनका कोई अंत नहीं होता। तो हमें पता है कि 2 3 5 हमने करके देख लिया कि ये सब की सब अभाज्य संख्या है। अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाए तो हम उन संख्याओं को कैसे पहचानेंगे कि वो संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो उनका पहचानने का तरीका है बच्चों एक, वो तरीका किस प्रकार है, जैसे n² > a, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला को याद कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो कि अगर हम अभाज्य संख्या को पहचानना हो वो अभाज्य है या नहीं है, तो हमें इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। बड़े से बड़ा नंबर अगर हमने अभाज्य देखना है या नहीं है, तो ये फार्मूला हमें जरूर पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो a होता है वो a, ये वो संख्या है जिस संख्या को पूछा गया है वो अभाज्य है या नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 23 एक अभाज्य संख्या है या नहीं, ये हम कैसे पता लगाएंगे, थोड़े से टाइम में 23 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसको पहचानने के लिए हमने इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है यहाँ पे 23 ही हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या भी हो सकती है, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। लेकिन हमने घबराना नहीं है, देख के हमने ये पता होना चाहिए, ये हमारे लिए रामबाण है। अगर हमें ये पता है तो हम अच्छे से बिल्कुल कम टाइम में निकाल सकते हैं कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है। तो जो यहाँ पे 23 पूछा गया है कि 23 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो यहाँ पे जो a है वो क्या है, 23। a एक ऐसी संख्या है जो हमसे पूछी जाती है। और जो n है, n हमें ऐसी संख्या माननी है जिसका स्क्वायर करने पर 23 से बड़ा आए।
मतलब 23 से अगला बड़ा है स्क्वायर, ऐसी संख्या हमने क्या करनी है, मानना है n को। जैसे हम अगर n को देखो 5 मानते हैं, क्या मानते हैं 5, तो n स्क्वायर कितना आएगा 25। तो 23 से तो अगला ही है ना 25, 23 से बड़ा है 25, तो इसलिए हमने n को यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा 5। तो n हमारा क्या है यहाँ पे 5। और n क्या है, एक अभाज्य संख्या है। n कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब 5 एक अभाज्य संख्या है। तो इस 5 से नीचे जितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं वो लिखो। सबसे पहले हमने 5 के नीचे अभाज्य संख्या कौन कौन सी आती हैं वो लिखनी है। जैसे 5 के नीचे एक तो आती है 2 और एक होती है 3, एक होती है 2 और एक होती है 3। तो हमने अब देखना है कि जो ये 2 और 3 आया है ये 23 को पूरा पूरा भाग करता है या नहीं करता। अगर 2 और 3 23 को पूरा पूरा भाग कर गया तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर 2 और 3 23 को पूरा पूरा भाग कर गया तो ये संख्या ना तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर ये पूरा पूरा भाग नहीं करता 23 को, तो 23 एक अभाज्य संख्या है। 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो 23 है, 23 को अगर हम 2 से भाग करें तो कितना आएगा, 11 दूनी 22 बच गया 1, यहाँ पे एक शेष में बचता है। अगर हम 23 को 3 से भाग करें तो कितना आएगा, देखिए 3 7 21, यहाँ पे 2 शेष में बचता है। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो 5 के नीचे 2 प्राइम नंबर आए हैं, 2 अभाज्य संख्याएं आई हैं 2 और 3, वो 23 को पूरा पूरा भाग नहीं करती। तो इसलिए 23 क्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है। अगर ये पूरा पूरा भाग कर देता तो 23 एक अभाज्य संख्या नहीं होता। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या अभाज्य संख्या कैसे होती है, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं। एक ये रामबाण है, ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। और इस फार्मूले का यूज हमें कैसे करना है वो एक उदाहरण की सहायता से मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। लेकिन बच्चे इसको 100% में से 80% बच्चे इसको गलत करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं अभाज्य संख्या होती तो होती कौन सी है। वो क्या करते हैं, वो एक को अभाज्य संख्या बना देते हैं, लेकिन एक नहीं होती सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्यों नहीं होती, क्योंकि एक तो सिर्फ एक कंडीशन को पूरी करती है। या तो उसको ऐसा मान लो कि वो एक से भाग हो रही है, या फिर उसको ऐसा मान लो कि वो खुद से भाग हो रही है। लेकिन जो एक से आगे 2 है वो क्या है, दोनों कंडीशन को पूरी करता है। तो ये क्या है, एक छोटी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या। ये कंपटीशन लेवल के पेपर में पूछा जाता है। सरकारी नौकरियों के जो पेपर देते हैं बच्चे, उनके लेवल का क्वेश्चन है ये कि छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। और 9वीं 10वीं वालों को भी इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो अभाज्य संख्या का टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा अभाज्य संख्या का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और अब हम अभाज्य संख्या को पूरा करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। हमें याद होना चाहिए ये सब कि हम भाज्य संख्या को किन किन नामों से जानते हैं। और इंग्लिश में अगर हम इनको बोले तो इंग्लिश में हम इनको कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या के 4 नाम हो गए, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर और एक खुद भाज्य संख्या। तो हम इन 4 नामों से इन संख्याओं को जानते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पेपर में किसी भी नाम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि वो भाज्य संख्या ही आप लोगों को पेपर में दे। ठीक है बच्चों, कंपटीशन लेवल पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इन संख्याओं में, अलग अलग नामों से प्रश्न को पूछते हैं। तो इसीलिए इन नामों को आपको पता होना चाहिए। तो हम एक ही नाम यूज करके चलेंगे, भाज्य संख्या। इंग्लिश में हम उनको बोलेंगे कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो
तो जो भाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं, है ना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में जिक्र किया था। अभाज्य संख्या होती है जो एक से मतलब जो एक से प्लस खुद से इन दोनों से भाग हो, इन दोनों से विभाजित हो, तो वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। अगर जो भाज्य संख्या होती है वो एक से, खुद से और अगर कोई अन्य संख्या से भाग होती है तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अभाज्य संख्या में सिर्फ एक से और खुद से भाग होने वाली संख्या ही एक से और खुद से भाग होने वाली संख्या ही अभाज्य संख्या होती है, उसी प्रकार भाज्य संख्या जो होती है वो एक से भी भाग होगी, खुद से भी भाग होगी और इन दोनों कंडीशन के अलावा अन्य किसी संख्या से भी भाग होगी, तो उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, है ना। वह संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, विभाजित हो जाए, उन संख्या को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होती है वो एक से और खुद से होती है, लेकिन जो भाज्य संख्या होती है वो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी होती है, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे इसके हम जैसे कौन कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये चलती जाती हैं, सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। लेकिन अब आप हमें पूछेंगे कि सर ये अभाज्य संख्याएं हैं कैसे हम इनको पता लगा सकते हैं कि ये अभाज्य है या नहीं है। इसकी परिभाषा देखो, जो संख्या एक से, खुद से या फिर किसी अन्य संख्या से भाग होती है तो वह संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल ये नोट कर लियो, नोट कर लेना बच्चों, ये कर लिया नोट, ठीक है। अब जैसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं, भाज्य संख्या में हमने जो 4 लिखा था, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि वो भाज्य है या नहीं है। तो 4 से पहले जो 2 और 3 है वो कौन सी संख्या है, अभाज्य। कौन सी है, अभाज्य। लेकिन जो 4 है वो भाज्य है, ये कैसे, हमें पता है जो 2 और 3 है वो या तो एक से भाग होता है या फिर खुद से, लेकिन जो 4 है वो एक से भी भाग होगा, 2 से भी और 4 से भी। जैसे हम देखते हैं 4 को 1 से करके तो 0, 4 को अब हम करेंगे 2 से, किससे करेंगे, 2 से 0, अब 4 को हम करेंगे 4 से 0। तो हम क्या देखते हैं इस केस में, 1 से भी भाग है 4 पूरा, 2 से भी पूरा भाग है 4 और 4 से भी पूरा भाग है। लेकिन अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या थी, संख्या सिर्फ 1 से और खुद से ही भाग होनी चाहिए, इसके अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो भाज्य संख्या है वो 1 से भी भाग है, खुद से भी है और किसी अन्य संख्या से भी है, तो इसलिए 4 क्या है, एक भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बोल लो, संयुक्त संख्या बोल लो, यौगिक संख्या बोल लो या फिर कंपोजिट नंबर बोल लो, तो इन संख्या को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, आया समझ में। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं हैं, 4 के बाद होती है 6 के बाद 8, 9, 10, 12, ऐसी बहुत सारी संख्याएं चलती जाती हैं जो भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कंपटीशन लेवल पे अभाज्य संख्याओं के बारे में क्वेश्चन आता है कि छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, उसी प्रकार भाज्य संख्याओं पे भी क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी से छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। जैसे 2 है, 2 एक अभाज्य संख्या है, छोटी से छोटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। और जो 4 है वो सबसे छोटी कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या सबसे छोटी है 4, अभाज्य संख्या सबसे छोटी है 2। ठीक है बच्चों, ऐसे कंपटीशन लेवल पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आज के बाद आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो भाज्य संख्याओं में बस सिर्फ इतना ही था। तो अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बाद सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं, और इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। जैसे सह भाज्य संख्याएं, सह भाज्य संख्याएं, और इंग्लिश में अगर हम इनको बोले तो वो क्या होता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। हमें पता होना चाहिए कि हमें इंग्लिश में सह अभाज्य संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्याओं को? को प्राइम नंबर। तो बच्चों ये होते कौन कौन से हैं? सह अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? हमने भाज्य संख्याएं भी पढ़ ली, अभाज्य संख्याएं भी पढ़ ली, अब बारी है सह अभाज्य संख्याएं की। तो इन संख्याओं में दो कंडीशन है। वैसे तो एक ही कंडीशन है, लेकिन दूसरी कंडीशन से हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। कोई भी संख्या सह अभाज्य है या नहीं, वो क्या है कि जो संख्या ये पेयर में दी होती है, संख्याएं कहां पे दी होती हैं? पेयर में। जैसे उदाहरण ले लिया हमने, मान के चला 2 और 3, और पूछ लिया ये संख्या सह अभाज्य है या नहीं। तो हम क्या कहां से पता करेंगे कि ये सह अभाज्य है या नहीं? हमें पता होना चाहिए कि जिन संख्याओं का HCF 1 आता है, HCF को हिंदी में बोलते हैं, शायद मेरे हिसाब से महत्तक समापवर्तक बोलते हैं। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको हायर कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। तो हिंदी में अगर इसको बोले तो महत्तक समापवर्तक। जिनका महत्तक समापवर्तक या फिर HCF 1 आए तो उन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्याएं। HCF का मतलब क्या होता है? जैसे 3 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या आया? 1। क्या आता है? 1। मतलब क्या है? इसका HCF क्या है? 1। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है? जिनका HCF 1 होता है वह संख्या कौन सी होती है? सह अभाज्य संख्याएं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन है कि अगर दोनों संख्याओं में सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक, ये वाला एक कॉमन होना चाहिए, वह संख्या सह अभाज्य संख्या होगी। अगर इस एक के अलावा कोई और संख्या कॉमन है, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में अगर इस एक के अलावा कोई और संख्या कॉमन है तो वह संख्या सह अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे हम देखते हैं 2 और 3 को। 2 क्या है? 1 पे और 2 पे पूरा पूरा भाग होता है। 3 है जो वो 1 पे और 3 पे पूरा पूरा भाग होता है। लेकिन जो इनमें एक, दोनों संख्याओं में एक है, ये क्या है? दोनों में कॉमन है। क्या है? दोनों में कॉमन। तो इसलिए 2 और 3 क्या है? सह अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, कौन सी संख्या है ये? सह अभाज्य संख्या है। कहां से पता चला? इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन है। एक ही का मतलब सिर्फ एक ही कॉमन आएगा। अगर इनमें मान के चलो जैसे यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे भी 3 आता, यहाँ पे भी 3 आता, तो दो कॉमन तो 3 दोनों में था, लेकिन यहाँ पे वो सहभाज्य नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन सिर्फ एक ही की है, एक ही कॉमन होना चाहिए, एक के अलावा कोई और अंक कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी वो संख्या कौन सी होगी? सह अभाज्य संख्या होगी। जैसे हमने एक उदाहरण भी लिया 2 और 3 का, एक उदाहरण और ले लेते हैं हम इसी प्रकार। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम ले लिया 18 और 19। क्या ले लिया? 18 और 19। बताना है कि ये संख्या सह अभाज्य है या नहीं है। अगर हम पहली कंडीशन से देखें, क्या देखें? अगर हम पहली कंडीशन से देखें तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि HCF 1 होना चाहिए। 19 को भाग करने 18 से, HCF 1 है, हमें पता है।
और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें सिर्फ एक ही कॉमन हो दोनों के दो गुणनखंडों में। जैसे 18 है और 19 है। 18 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 18 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 2 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 18। ये 18 के गुणनखंड हैं। इसी प्रकार अगर हम 19 की बात करें, 19 के गुणनखंड हैं 1 और 19, क्योंकि 19 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, ये एक पे भाग होगी या फिर खुद पे भाग होगी, इसलिए अभाज्य संख्या है। तो हम क्या देखते हैं, इनमें एक और यहाँ पे भी एक, दोनों में क्या है? कॉमन। क्या है? दोनों में कॉमन। तो इसलिए यह कौन सी संख्या है? 18 और 19 है जो कौन सी संख्या है? ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। आपको पता होना चाहिए सह अभाज्य संख्याएं हमेशा पेयर में हमें बतानी पड़ती हैं और हमसे पेयर में ही पूछी जाती हैं कि ये संख्याएं सह अभाज्य हैं या नहीं है। तो सिर्फ इसमें दो कंडीशन है, या तो HCF1 हो या फिर दोनों में एक ही कॉमन हो, इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सह अभाज्य संख्याओं में इतना ही था, इसके अलावा कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 9वीं और 10वीं का आप लोगों का लेवल इतना ही है, इससे ज्यादा लेवल आपका बड़ी क्लासों में होगा, और जब आप बड़ी क्लासों में होंगे तो आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा कि इसके आगे से आगे पार्ट कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से नहीं। फिलहाल 9वीं और 10वीं के लिए इतना ही है, बहुत है अगर इतना बच्चे कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें सह अभाज्य संख्याओं के बारे में भी पता चल गया। तो हमारे कितने नंबर हो गए? हमारे हो गए प्राकृतिक संख्या भी होगी, पूर्ण संख्या भी होगी, पूर्णांक भी होगी, पूर्णांक की टाइप्स भी होगी, सम संख्या भी होगी, विषम संख्या भी होगी, और अभाज्य संख्या भी होगी। अभाज्य संख्या को हम रूट संख्या भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। और भाज्य संख्या भी होगी, भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम इनको कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। इसके बाद सह अभाज्य संख्याएं भी होगी, सह अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं को-प्राइम नंबर। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी संख्याएं मैंने करवाई हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, आप इन संख्याओं को इंप्लीमेंट करना, यूज करना सीखें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को ये समझ में आएंगी। तो ये हमारी वीडियो था पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोगों ने आपको बताया है कि संख्याएं कैसी कैसी होती हैं, और जिन बच्चों ने हमारा पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास अपनी वीडियो को शेयर करें ताकि सबको पता लगे कि संख्याएं होती कौन कौन सी हैं। और 9वीं क्लास का मैथ है जो हमारे यहाँ पे सक्सेस पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही टाइम बाद हम यहाँ पे 9वीं की साइंस, 10वीं का मैथ और 10वीं की साइंस भी लेकर आ रहे हैं। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जहाँ पे भी आप लोगों के पास अपने फ्रेंड्स से कनेक्टेड हो जिस भी प्लेटफॉर्म से, तो उस प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए चैनल को। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।